नमस्कार। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। बीते एक सप्ताह के दौरान अगर मीडिया की कोई खबर सुर्खियों में रही हो तो वह था एनडीटीवी का बिकना और उसके स्टार पत्रकार रवीश कुमार का इस्तीफा देना। रवीश के इस्तीफे को भुनाने के लिए लोग बाग और खासकर यूट्यूब चलाने वाले कुछ लोग ऐसे पील पड़े थे मानो वे उनके लंगोटिया यार हों। शायद उनकी व्यावसायिक मजबूरी रही होगी अपनी दुकान चलाने के लिए। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो हाल तक पानी पी पी कर उनको कोसते थे और अब उनकी शान में लगातार कसीदे पड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि रवीश को खुद अपने इन शुभचिंतकों के बारे में जानकारी नहीं होगी। मैंने सोचा जब यह गुबार थम जाए तो मैं भी इस मुद्दे पर अपनी राय जता दूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि रवीश कुमार से न तो मेरा कोई निजी परिचय है, न ही वे मेरे रिश्तेदार हैं और न ही मैं कभी उनके किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। उनके बारे में इससे कभी भी न तो कहीं दो शब्द बोला है और न ही लिखा है, कहीं कोई टिप्पणी तक नहीं की है। उनसे महज एक बार फ़ोन पर मेरी बातचीत हुई थी और यह वाकया भी करीब 10 साल पहले का है। 28 जुलाई 2012 की शाम करीब 4 बजे अचानक एक अनजान नंबर से मोबाइल पर फ़ोन आया। तब मैं बेटी को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए ट्रेन पकड़ने सियालदह जा रहा था। फ़ोन पर परिचय पाती के बाद कुछ देर बात हुई। दरअसल वे मुझे असम पर होने वाले किसी कार्यक्रम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि अगले कुछ दिनों तक मैं बेटी के दाखिले में व्यस्त रहता। वही मेरी पहली और आखिरी बातचीत थी। वैसे उससे पहले भी दूर के एक रिश्तेदार ने बताया था कि रवीश कुमार उनके रिश्तेदार हैं और उनकी ससुराल भी कोलकाता के पास ही है। लेकिन मैंने कभी उस बात को भुनाने की कोई कोशिश नहीं की। दरअसल आजीवन रिश्ते तो बखूबी निभाता रहा, लेकिन उनको भुनाने की कभी कोई कोशिश मैंने नहीं की। हालांकि मेरे कुछ शुभचिंतकों को लगता रहा कि मैं उनको खूब भुनाता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर जनसत्ता के तब के संपादक शंभुनाथ शुक्ल ने जब गुवाहाटी से चीफ रिपोर्टर के तौर पर मेरा तबादला कोलकाता किया तो बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार थी। तब मेरे इलाके यानी उत्तर बंगाल के कम से कम 6 मंत्री सरकार में बेहद ताकतवर थे। कोई पर्यटन विभाग में, कोई जंगलात विभाग में तो कोई किसी और मलाईदार विभाग में। इनमें सबसे करीबी थे अशोक भट्टाचार्य जो तब शहरी विकास मंत्री थे। वे तो सिलीगुड़ी में कहें तो मेरे मोहल्ले के ही थे, लेकिन मैं उनसे मिलने कम ही जाता था। वे रहते भी मेरे दफ्तर के पास राजभवन में ही थे। अखबार के दूसरे साथियों से वे लगातार जब भी सचिवालय में मुलाकात होती मेरे बारे में पूछते रहते थे। मुझसे भी उन्होंने कई बार कहा कि एक आवेदन दे दूं, कोई सरकारी मकान 20-30 साल के लिए मुझे मिल जाएगा। लेकिन मैं किराए के मकान में झक्की मकान मालिक को झेलने के बावजूद कभी उनके पास गया नहीं। हालांकि मेरे ही अखबार के 2-3 विद्वान साथियों को लगता था कि मैं इन रिश्तों को खूब भुना रहा हूँ। कईयों ने उनसे सरकारी मकान लिए और वन मंत्री से माटी के मोल ज़मीन लेकर डुआर्स इलाके में रिजॉर्ट वगैरह बनवाए। लेकिन मुझे लगता कि दाल रोटी चली रही है, अब आगे करना क्या है। पहले मैंने खैर यह तो विषयांतर हो रहा है। कहाँ करनी थी रवीश कुमार के बारे में बात, कहाँ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने लगा। दरअसल रवीश कुमार का इस्तीफा अगर हाल में सुर्खियों में रहा है तो यह बेवजह नहीं है। कोई भी यूं ही रवीश कुमार नहीं बन जाता। इसके लिए वर्षों की लगन, मेहनत और अपनी धुन का पक्का होना जरूरी है। यह बात जरूरी है कि इसके लिए एक ठोस मंच भी जरूरी होता है और रवीश कुमार को वह मंच मुहैया कराया एनडीटीवी और उसके मालिक प्रणय राय ने रवीश को खुला खेल खेलने का मौका दिया। कभी कोई रोक टोक अंकुश नहीं लगाई। लेकिन महज मंच से कुछ नहीं होता। एनडीटीवी में तो सैकड़ों दूसरे स्वनामधन्य पत्रकार भी काम करते रहे हैं और उन सब के पास आईआईएमसी की डिग्री वगैरह भी थी। लेकिन आखिर दूसरा कोई रवीश कुमार क्यों नहीं बन सका?
दरअसल रवीश को रवीश बनाया उनकी जनपक्षधर पत्रकारिता ने। वह चाहे गंदी बस्तियों में साफ सफाई और रहन सहन के स्तर की रिपोर्टिंग का मामला हो, या फिर नौकरी के लिए भागे भागे फिर रहे, मारे मारे फिर रहे देश के लाखों करोड़ों बेरोजगारों का अपनी रिपोर्टिंग के दौरान, उस दौर में रवीश हमेशा उनके साथ खड़े नजर आए। किसी भी व्यक्ति के अर्श तक पहुंचने के दौरान उसके दामन पर कुछ छींटे पड़ना स्वाभाविक है, और रवीश भी इसका अपवाद नहीं है। उन पर कई तरह के आरोप लगते रहे, कभी कांग्रेस के समर्थन या उसके नेताओं से तीखे सवाल नहीं पूछने का, तो कभी किसी के लिए नौकरी की सिफारिश का, या फिर 10 साल पहले एनडीटीवी में बड़े पैमाने पर जो छंटनी हुई थी उस दौरान चुप्पी साधने का। अब इन आरोपों में कितना दम है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यह जरूर है कि अगर कोई योग्य व्यक्ति हो तो उसके लिए सिफारिश करने में कोई हर्ज नहीं है। खुद मैंने भी दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की सिफारिश की होगी, नौकरियां मिल गई उन सिफारिशों के आधार पर उनको। यह बात अलग है कि अब ऐसे ज़्यादातर लोग सीधे मुंह बात नहीं करते और कहते रहे हैं कि अपनी प्रतिभा के दम पर वहां तक पहुंचे हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। सिफारिश करते समय ऐसा सोचा भी नहीं था कि लोग आजीवन एहसानमंद रहेंगे। वैसे भी मैं पैर छूने या छुआने की संस्कृति का घोर विरोधी रहा हूँ, हालांकि उसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ा है। लेकिन अब जन्मजात आदतें भला कैसे बदल सकती है। लेकिन हो सकता है रवीश कुमार ने जिनकी सिफारिश की हो वे उनके एहसानमंद होंगे। और जहाँ तक छंटनी के दौरान चुप्पी साधने का सवाल है, तो रवीश की जगह कोई भी व्यक्ति वही करता। आखिर आप जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद तो नहीं कर सकते। वैसे आजकल नौकरियां पाने और टिके रहने के लिए यही सबसे बड़ा मूल मंत्र हो गया है। तिहाड़ी से दिहाड़ी तक तमाम लोग पैर पकड़कर और सिफारिशी पत्र का सहारा लेकर करोड़ों के पैकेज लेने में जुटे रहते हैं। रवीश भी आखिर हाड़ मांस से ही बने हैं। एक इंसान में जितने गुण अवगुण हो सकते हैं कमोबेश उनमें भी होंगे। ऐसे में हो सकता है वे कईयों की उम्मीदों पर खरे नहीं भी उतर सके हों, और कोई भी व्यक्ति दुनिया में एक साथ सबको तो खुश नहीं रख सकता। सिफारिश में बुराई तब है जब महज इसी आधार पर किसी अयोग्य व्यक्ति को लाखों का पैकेज मिल जाए, नौकरी मिल जाए। जनसत्ता के कोलकाता संस्करण में भी कई लोग ऐसे थे जो महज एक पत्र के आधार पर नौकरी पा गए थे। बाद में ऐसे लोगों ने ही अखबार की लुटिया डुबोने में अहम भूमिका निभाई थी। मुझे चूंकि कभी दिल्ली या टेलीविज़न की नौकरी करनी नहीं थी, इसीलिए किसी से नज़दीकी बढ़ाने या रिश्तों को भुनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। मुझे खुद तीनों नौकरियां बिना किसी सिफारिश के मिली थी। पहली नौकरी सिलीगुड़ी के जनपद समाचार में। मेरे एक मित्र ने अचानक कहा कि काम करोगे, मैंने हामी भर दी और अगले दिन से नौकरी शुरू हो गई। वहाँ टिका रहा, लेकिन जब अखबार की हालत कुछ डावाडोल हुई तो गुवाहाटी से GL अग्रवाल पूर्वोत्तर का पहला हिंदी अखबार पूर्वांचल प्रहरी निकालने के लिए नौकरी का ऑफर लेकर पहुंच गए। गुवाहाटी में करीब 3 साल तक रहने के दौरान काफ़ी कुछ लिखा। पूर्वोत्तर की तमाम खबरों को देश के तमाम अखबारों और पत्रिकाओं में लिखता रहा, और बिना किसी सिफारिश या जान पहचान के साप्ताहिक हिंदुस्तान से लेकर धर्मयुग तक में आतंकवाद पर कवर स्टोरी छपती रही। साप्ताहिक हिंदुस्तान की तात्कालिक संपादक मृणाल पांडे, धर्मयुग के तत्कालीन फीचर संपादक कुमार प्रशांत ने मंगा कर कहानियाँ छापी। इसी तरह PTI भाषा के फीचर संपादक नारायण दत्त ने सैकड़ों रिपोर्ट्स मंगाई और छापी। वहाँ से लिखने छपने के कारण ही जनसत्ता के कोलकाता संस्करण में बिना कोई टेस्ट दिए नौकरी का ऑफर मिला। वहाँ भी पढ़ने लिखने की आज़ादी रही। 28 साल की नौकरी में कभी किसी संपादक ने यह नहीं कहा कि फलां के खिलाफ लिखना है या फलां के खिलाफ नहीं लिखना है। अब भी अगर कुछ लोगों को लग रहा हो कि रवीश कुमार से मेरा कोई स्वार्थ है, तो मैं शुरू में ही अपनी बात साफ कर चुका हूं। अब यह देखने में जरूर आ रहा है कि कभी पानी पी पी कर रवीश, उनकी पत्रकारिता और उनके आचरण को कोसने वाले कुछ लोग भी उनसे मित्रता का दम भरते हुए उनकी शान में कसीदे काढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता रवीश कुमार को इसमें कोई आपत्ति होगी। अगर उनकी सराहना करने से आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हों या आपकी इमेज निखरती हो, तो भला रवीश को क्या आपत्ति हो सकती है।
हाँ, एनडीटीवी के बिकने और रवीश के इस्तीफे से एक तबका जरूर खुश है। शायद उनको लगता है कि नौकरी जाते ही रवीश के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसे लोगों के लिए ही गालिब बहुत पहले कह गए हैं, दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। एक वक्त था जब सैकड़ों में से एक पत्रकार के रूप में रवीश कुमार बनने का सफ़र पूरा करने के लिए उनको एनडीटीवी जैसा मंच मिला था, लेकिन अब वो जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं वहां वे खुद ही एक मंच बन चुके हैं। आखिर में एक बार फिर अगर किसी को लगे कि मैं किसी स्वार्थवश उनकी सराहना कर रहा हूं, तो एक बार फिर साफ कर दूं कि मैं रवीश कुमार को निजी तौर पर नहीं जानता, कभी उनसे नौकरी नहीं मांगी, उनके किसी कार्यक्रम में नहीं गया और नहीं भविष्य में मुझे कहीं नौकरी करनी है। इसलिए ऐसे किसी ख्याल को मन से निकाल देना ही बेहतर होगा। मैंने सोचा एक तटस्थ के तौर पर उनके कामकाज का, उनके व्यक्तित्व का आकलन किया जाए, इसीलिए यह रिपोर्ट। धन्यवाद, नमस्कार।